गुड मॉर्निंग मित्रों। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज इतिहास को मैं 5 भाग में करके पढ़ाऊंगा और ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको उसको रटने की ज़रूरत न पड़े, एक कहानी की तरह याद हो जाए। अब कुछ खास पॉइंट जो है आप बस उसको ध्यान में रखिए, आपका इतिहास पूरा तैयार हो जाएगा। तो पहले तो प्राचीन भारत से बहुत कम ही क्वेश्चन उठते हैं, तो उसमें 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जिन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद भारत में अरब आक्रमण देखा जाता है। तो पहला आक्रमण तो आर्यों के समय हुआ था, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन विदेशी आक्रमण में सब अरब आक्रमण से शुरू किया जाता है। तीसरा होता है भारत में विदेशी राज्य की स्थापना। तो गुलाम वंश से स्थापना की शुरुआत मानी जाती है भारत में, जब विदेशियों का राज्य स्थापित हुआ। यहाँ पे कैसे हुआ उसको आप आइए मेरे साथ एक कहानी के तौर पे बढ़िया से देखिए। जैसे मैं नक्शा बनाना जानता नहीं, जैसे मान लीजिए ये भारत का नक्शा है, ठीक है, जो भी है ये हो, ये रही दिल्ली, ये रहा हरियाणा आपका, ये राजस्थान रहा, ये पंजाब रहा, ठीक है। यहाँ का शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। यहाँ कन्नौज में कौन था? जयचंद, गाढ़वाल वंश का शासन था, ठीक है। तो जनरली सवाल पूछा जाता है, आप सवाल रट लेते हैं, लेकिन उस सवाल को रटने की जरूरत नहीं है। कहानी कहाँ शुरू होती है? कहानी शुरू होती है मोहम्मद गोरी से। यह अफगानिस्तान का था और अफगानिस्तान में आप लोग जानते ही हैं। पहली बात तो यही जान लीजिए कि भारत में इतने विदेशी आक्रमण हुए क्यों। अफगानिस्तान में टीन का भंडार है, ईरान इराक में क्या है, तेल का भंडार है, लेकिन आज है, जब खोज हुई है तब। पहले क्या था? वहाँ रेत था, तो जो वहाँ के लोग रहते थे वहाँ उपज कम होती थी। पानी लेने के लिए उनको जाना पड़ता था 15 किलोमीटर, उपज कम होती थी। वो लोग करेंगे क्या? छीन के खाते थे। जब छीन के खाते थे तो धीरे धीरे उनमें वो गुण विकसित हो गया। वो जाते थे, पास पड़ोस का कोई समृद्ध जगह होती थी उसको लूट लाते थे, ला के अपना रख लेते थे, स्टोर कर लेते थे। भैया कोई टेंशन नहीं है, साल भर खाएंगे। खाने के लाले थे उनके, इसलिए वो आक्रमणकारी बने। तो मोहम्मद गोरी भारत पे आक्रमण किया। तो सबसे पहले आक्रमण था उसका 1175 में गोमल दर्रे से। 1175 में यह गोमल दर्रे से वो आक्रमण किया। कहाँ पे? मुल्तान पे। मुल्तान में उस समय करमाथियों का शासन था। इसको सब कहते थे कि विधर्मी है। करमाथियों के कहते थे कि ये विधर्मी है, मतलब ये सुअर का मांस भी खाते थे, इसलिए इनको विधर्मी घोषित किया। वहाँ धार्मिक रंग दे दिया अपने लड़ाई को और इसको जीत लिया मुल्तान को। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बनता है कि कब आक्रमण किया? 1175 में। आपको नहीं याद हो रहा? लगभग 11:30 के लगभग ऐसे याद करिए। उसके बाद 1178 में उसने फिर माउंट आबू पर्वत से आक्रमण किया। किसके राज्य पे? चालुक्य वंश का शासन था गुजरात में। भीमदूती या मूल राजदूती, वहां का शासक था भीमदूती या मूल राजदूती। जवान था, यंग एज का था, क्योंकि उसके पिता की डेथ हो गई थी। और पिता की जब डेथ हो गई थी तो उस समय उसकी माँ थी एक नायिका देवी। उसको शास्त्र के साथ शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था, तो उसने उसकी सहायता की मूलराज की।
उसी समय इसने कर दिया आक्रमण। तो नायिका देवी ने बहुत साथ दिया इसमें, इसका मूलराज का। उसने बताई टेक्निक कि कैसे हराएंगे। तो सबसे पहले मोहम्मद गोरी को यहाँ हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद तमाम आक्रमण हुए। कुछ लोग कहते हैं कि 16 बार, कुछ लोग 17 बार। जितनी बार भी किया उससे बहुत मतलब नहीं है, ना हमारे आपके काम की चीज़ है, ना पूछा जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए काम की चीज़ क्या है। अब यहाँ से आइए, 1175 में आक्रमण किए, मुल्तान को जीत लिए। 1178 में जब गुजरात पे किए, वहाँ चालुक्य वंशी था शासक कौन, मूलराज द्वितीय। लेकिन जो मुस्लिम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा जो लिखा गया है, जो मोहम्मद गोरी के इतिहासकार थे उन्होंने जो लिखा था, उन्होंने उसमें भीम द्वितीय नाम दिया है। बाद में उसका मिलान हुआ तो पता चला कि भीम द्वितीय और मूलराज द्वितीय दोनों क्या थे, सेम थे। फिर 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन के 3 युद्ध हुए हैं, तीनों में बताऊंगा आप लोगों को डिटेल। यह 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ है। तो हमने बताया कि 2 शासक थे उस समय इम्पॉर्टेंट। राय पिथौरा, जिसको पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है, और दूसरा शासक था कौन, जयचंद गढ़वाल वंश का, और ये चौहान वंश के शासक थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी, खूब पड़ती थी, एक दूसरे के घर आना जाना, रहना, 4 दिन वहां विश्राम करना, पारिवारिक संबंध थे। यहां तक कि कई युद्ध दोनों ने आपस में साथ मिलकर लड़ा तीसरे से, और तीसरे को हरा दिया। बहुत दांत काटी रोटी थी, जिसको आप मुहावरा एक हिंदी में आप कहता है दांत काटी रोटी, तो दांत काटी रोटी थी। 1191 में जब तराइन का पहला युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज की सेना और जयचंद की सेना, दोनों सेनाओं ने मिलकर के मोहम्मद गोरी को हरा दिया, और वो जान बचा के भागा। इसी बीच इसी खुशी में भोज आमंत्रित किए गए इनके घर पृथ्वीराज, और जयचंद की एक लड़की थी संयोगिता, वहां पर हो गया प्रेम। संयोगिता को पृथ्वीराज से हो गया, पृथ्वीराज को संयोगिता से हो गया। कौन थी, संयोगिता। अब संयोगिता ने जयचंद से कहा कि हमको पृथ्वीराज से प्रेम हो गया, हम करेंगे शादी, आप हमारी शादी कराइए। उसने कहा कि यार वो तो मेरे मित्र हैं, लगभग समकक्षीय हैं, 4-6 साल छोटा हमसे है, तो मैं इतनी ज़्यादा उम्र के लड़के से तुम्हारी शादी नहीं करवा सकता। और उसने ऐसा दुस्साहस किया अगर है तो हमारे उसके सारे संबंध खत्म। मैं तुम्हारी शादी तुम्हारे सम उम्र लड़के को देख करके मैं करवा दूंगा, और अगर तुमको नहीं पसंद है मेरी शादी तो मैं स्वयंवर बुला देता हूँ, तुमको जो पसंद हो उसको पसंद करके अपना कर लेना। तो इसने बुला दिया स्वयंवर, जयचंद ने स्वयंवर जब बुलाया तो संयोगिता को लगा अब तो मेरी शादी जबरदस्ती हो जाएगी। इसने इनको भेज दिया प्रेम पत्र और कहा कि पापा हमारे अब तो भैया शादी करने जा रहे हैं, दूसरी आना हो तो आओ, नहीं तो हम गए। अब ये चल दिए भाई, प्रेम पत्र पाए थे, ऐसे वैसे थोड़ा था, पाए, अपना घोड़े बैठे, सवार हुए, सैनिक लिए, कहे चलो सीधे कन्नौज। पहुंच गए कन्नौज। जयचंद ने क्या किया, पृथ्वीराज को आमंत्रित ही नहीं किया स्वयंवर में, और उनसे चिढ़ करके एक तलवार हाथ में लिए हुए मूर्ति स्थापित कर दी दरबान के रूप में। संयोगिता को बहुत बुरा लगा, उसने किसी को जयमाल ही नहीं डाला। उसने कहा अरे किसी तो शादी तुमको करनी ही पड़ेगी, क्यों नहीं जयमाल डाल रही हो। तो उसने कहा ना हम किसी को नहीं डालेंगे। उसको तो पता था पृथ्वीराज आ रहे हैं। पृथ्वीराज आए और लेके चले गए संयोगिता को। अब देखिए गड़बड़ यहां से हो गई। अब जयचंद को कई प्रकार से शर्म उठानी पड़ी। पहली शर्म ये कि इनके हम उम्र थे और लड़की को भगा के ले गए, शादी किए इनसे। दूसरी चीज है कि ये जबरदस्ती घुस कर गए उनके राज्य में और जबरदस्ती उठा के लेके गए। तो जयचंद ने क्या किया, मोहम्मद गोरी से कर लिया संपर्क,
इन्होंने कहा कि मेरा मित्र था, बड़ा विश्वासघात किया, एक काम करो तुम इसको मार दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसको लगता था कि ये विदेशी हैं, लूटने आए हैं, लूट लेंगे फिर चले जाएंगे अपना। मोहम्मद गोरी ने फिर 1192 में फिर कर दिया आक्रमण। इस एक साल में बहुत बदल गया और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। तराइन है कहाँ? ये दिल्ली के पास हरियाणा में पड़ता है, सरस्वती नदी के किनारे एक स्थान है और नाम से भी पता चल जाएगा, तराइन तराई इलाका है। सरस्वती नदी के किनारे जस्ट था एकदम। तो पहले युद्ध नदियों के किनारे ही अक्सर लड़े जाते थे, आप लोग सुना होगा। चौसा का युद्ध हो, कहीं का युद्ध हो, नदी के किनारे ही इसलिए लड़ा जाता था कि नदी नजदीक रहती थी, तो कम से कम भोजन तो मिलने की बात दूर रही, पानी तो मिल जाता आराम से। आज की तरह हैंडपंप थोड़े था, इसीलिए नदियों के किनारे ही युद्ध होता था। आदमी युद्ध करके थक करके जाके पानी पी जाता था, फिर लड़ता था। अब जब 1192 में मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया, जयचंद ने साथ दिया, तो इसने क्या किया, इनको हरा दिया। पृथ्वीराज को और जयचंद की बेटी को, संजोगिता को, दोनों को मार दिया गया। जयचंद को लगा कि मेरा बदला पूरा होगा। ये बेवकूफ ये नहीं समझ पाया कि मेरी लड़की अगर प्रेम करती थी तो था तो दामाद ही, मत संबंध रखते उससे। लेकिन तीसरे को तुम कह रहे हो कि इनको मार दो। ये चीज मोहम्मद गोरी को खटक गई। ये तो जब अपनों का नहीं हो रहा है तो मेरा होगा कितना। ये क्या किया, 1192 में जब जीता ये वहीं रुक गया। और इसमें तराइन के युद्ध में अजमेर का शासक पूरे साम्राज्य को तो अपने में रख नहीं सकता था। इनका एक सहायक था गोविंदराज, वो मारा गया, मोहम्मद पृथ्वीराज का। पृथ्वीराज का एक लड़का था, उसका नाम था हरिराज। इसने अजमेर का शासन दे दिया हरिराज को, दिखाने के लिए कि हमने जयचंद का बदला लिया है, पृथ्वीराज चौहान और संजोगिता को मार करके, लेकिन हम राज्य नहीं हड़पना चाहते हैं। हमने तो यहाँ का शासन, अजमेर का शासन किसको दे दिया है, हरिराज को। बाद में हरिराज भी स्वतंत्र होने की कोशिश की, मारे गए, वो अलग का मैटर है। लेकिन ये प्रेम संबंध जो था ये पृथ्वीराज को लेकर डूब गया, ये खत्म हो गए। अब बचे जयचंद। जयचंद ने कहा कि भैया तुम मार दिए, लूट लिए, कुछ हिस्सा हमसे भी लो मेरे पास जो है, अब तुम चले जाओ अपने राज्य। हम तो तुम मित्र हैं भाई, जो जीते हो मुझको दे दो, क्योंकि हम दोनों क्या है, आपस में मित्र हैं। तो इसने कहा, अरे बेवकूफ, जब तुम अपने बेटी और दामाद के नहीं हुए तुम मेरे मित्र बन सकते हो? तुम तो पृथ्वीराज के भी मित्र थे। इसने इनको हरा दिया। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। जयचंद नाम है और चंदावर स्थान है। अगर ऐसे नहीं याद होता है तो चंद्र इसमें भी है, चंद इसमें भी है। 1194 में इनको हरा दिया। यहां तक तो ठीक था, मतलब एक प्रेम प्रसंग दो राज्यों को लेकर के बैठ गया, खास करके क्योंकि वो थोड़ा सा अनैतिक था। ये प्रेम संबंध, अनैतिक प्रेम संबंध यहाँ पे लेके बैठ गया। लेकिन ये गलती भी थी जयचंद की। अगर जयचंद ने इससे सहायता न मांगी होती तो हो सकता है संबंध सामान्य हो जाते बाद में। अब पहले तो ऐसा राजा महाराजा में चलता भी था। ये तो महोदय बिजी रहे मोहम्मद गोरी। 91 में, 92 में, 93 में, 94 में जगह जगह युद्ध ही लड़ते रहे। दासों के बहुत शौकीन थे, दास रखना मजबूरी भी था, क्योंकि वही दास इनके गुलाम जो थे इनके, वही युद्ध लड़ते थे। तो इनके दो दास थे बहुत विश्वास पात्र, जिनको इन्होंने सिपा सलार बनाया था। एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था बख्तियार खिलजी। तो मोहम्मद गोरी जब बिजी रहता था युद्धों में, तो मोहम्मद गोरी के बिटिया थे। ये तो खत्म हुआ। अब इसके बाद दूसरा देखिए कैसे भारत में
स्थापना होती है विदेशी साम्राज्य की और कैसे प्रेम संबंध एक दूसरे को करते। मोहम्मद गोरी की बिटिया को ऐबक से इश्क हो गया। उसने कहा कि ऐसा है कि हम करेंगे शादी ऐबक से। मोहम्मद गोरी एकदम खफा, अरे मेरा दास है, मेरा गुलाम है, उसकी इतनी औकात कि तुम्हारे ऊपर नजर डाल दे, पकड़ के लाओ उसको, बंदी बनाओ। लाया गया उसको, चल दिया सैनिक बंदी बनाने। तो उसकी लड़की ने रोका उसको, कहा कि पहली बात कि आप मेरी एक बात सुन लीजिए, उसके बाद जो करना आप करिए। पहली बात यह है कि वो भी एक सिपा सलार है, आप 100 सैनिक भेज रहे हैं उसको बंदी बनाने के लिए, तो बंदी नहीं बन सकता वो। दूसरी बात है कि अपने प्रेम की रक्षा करने के लिए वो भी करेगा वैसे ही जैसे पृथ्वीराज चौहान ने किया था। अभी 2 साम्राज्यों का विनाश आप देखे हैं, क्या चाहते हैं यहां भी वही हो। तब इसने कहा कि यार ये तो सही बात है। जयचंद भी गए, पृथ्वीराज भी गए, कन्नौज भी गया, दिल्ली भी गई, सब खत्म हो गया उधर। अब जब सब मुझे मिला है, वही गलती अगर मैं कर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसने कहा कि चलो भैया ठीक है, नहीं करते हैं, नहीं मारते हैं उसको, कर लो शादी। अब शादी तो कर दिया धूमधाम से, लेकिन ये महोदय क्या थे, गुलाम थे। गुलामों का अपना कोई घर नहीं होता, तो शादी करके पत्नी को लेके जाएंगे कहाँ, विदाई कहाँ होगी, पत्नी रहेगी कहाँ। ऐबक ने कहा कि मेरा दामाद है भाई, दिक्कत तो है, तो एक काम करो, जो भारत का उत्तरी क्षेत्र विजित हुआ है इसका मैं तुमको शासक बना देता हूँ। ये अक्ता है हमारा, मतलब सूबा जिसको कहते थे, आज के डेट में प्रदेश कहते हैं। कहा तुम सूबे के इस सत्ते के तुम मालिक हो, ले जाओ साले मेरी लड़की को बहुत पत्नी बना के बढ़िया ढंग से रखना, उसकी सेवा भाव में कोई कमी ना आने पाए। ऐबक चल दिया। दूसरे थे बख्तियार खिलजी, बंगाल बिहार लूटने में मस्त हो गए। बिहार को उन्होंने पूरी तरह बर्बाद कर दिया, बंगाल को, यहाँ तक कि नालंदा विश्वविद्यालय को भी ध्वंस कर दिया। ठीक है। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है तब ऐबक ने अपने आप को कहा कि अब तो हम दिल्ली के ही सुल्तान हैं। अब तक तो इनसे डर भी था गोरी से, लेकिन यहां स्थापना होती है भारत में गुलाम वंश की, ऐबक से। ठीक है। एक प्रेम संबंध ने यहां सब कुछ बर्बाद कर दिया और एक प्रेम संबंध ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना कर दी। अगर यहाँ पे संजोगिता और जयचंद का प्रकरण न हुआ होता और वो हस्र न देखे रहे होते मोहम्मद गोरी, तो सुल्तानों के समय लड़कियां अविवाहित रह जाती थी। आपको क्या लगता है कि ये शादी करते हैं मोहम्मद गोरी अपनी बेटी की दास से? मरवा दिए होते। अब मरवा देते तो एक सिपा सलार कम हो जाता, फिर यहाँ से लूट करके लेके चले जाते, स्थापना न हो पाती। तो इस प्रकार भारत में स्थापना हुई गुलाम वंश की। तो पहला चैप्टर मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। अब अगले वीडियो में गुलाम वंश में क्या कौन कौन है, कैसे कैसे क्या क्या है, उसको भी मैं कहानी बना के ही बताऊंगा। और कहानी बनाने की जरूरत नहीं, कहानी है, वो कहानी आपको कोई पढ़ाता नहीं है, कोई बताता नहीं, कोई सुनाता नहीं। कुछ टीचरों ने प्रयास किया है अच्छा खासा, और वो भाई धन्यवाद के पात्र हैं कि कम से कम बच्चे हर चीज़ जानेंगे तो उनको याद हो जाएगा। इस घटना को आप जानते हैं, आपको याद हो गया कि अच्छा ठीक है 75 में हुआ था, हारा कब था तो मान लो 78 तो 2 रट लिए। अब कन्नौज क्या था और पृथ्वीराज कौन थे, जयचंद थे, संयुक्ता कौन थी, क्या था, कैसे संबंध था, गोरी कौन था, ऐबक कौन था, हो गया, सारी चीजें दिमाग में बैठ गई। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब मोहम्मद गोरी रुका यहाँ भारत में, आक्रमण करके जीता था ने, तो सिक्के उक्के भी कुछ चलाएंगे अपने, इतना कम समय था, युद्ध में बिजी रहा, और जब तक युद्ध से जीता तब तक क्योंकि लड़की ने बवाल कर दिया, तो लड़की का बवाल देखे कि सिक्का चलाए और कोई सूबा संभाले अपना।
तो उसने कहा ठीक है, काम करो, जो लिखा उखा है उसमें संस्कृत वगैरह में, चाहे लक्ष्मी की मूर्ति हो, चाहे नंदी का बैल हो, कुछ भी हो, उसी सिक्कों में एक तरफ हमारा नाम डाल करके चला दो, उसको छपाई कर दो, चल गया। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि लक्ष्मी की आकृति के सिक्के किसके सिक्कों पर अंकन है? वो गौरी के सिक्कों के अंकन है। ठीक है, ये स्थापना हो गई। अगले नेक्स्ट वीडियो में पूरा गुलाम वंश डिटेल में पढ़ा दूंगा। एक ही वीडियो में 25 से 30 मिनट की आपको गुलाम वंश पूरा याद हो जाएगा। और अगले वीडियो में बता दूंगा उसके क्वेश्चन कितने कितने कैसे कैसे आते हैं। इसके सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए, कहानी भी याद हो गई, आप सुना भी सकते हैं, इस कहानी का आनंद भी ले सकते हैं। तो धन्यवाद, अगली वीडियो के लिए इंतजार करिए फिर।